घने डरावने जंगलों के बीच से गुजरती वह संकरी सड़क किसी अंतहीन भूल भुलैया जैसी लग रही थी। एक ऐसी भूल भुलैया जिसका कोई अंत नहीं था। रात के ठीक 12 बज चुके थे, यानी भूतों और सायों का वक्त। कार के भीतर का माहौल बिल्कुल शांत था। केबिन की पीली लाइट बंद थी। सिर्फ डैशबोर्ड की मध्यम हल्की रोशनी तीनों दोस्तों के चेहरों पर पड़ रही थी। मानव स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ मजबूती से टिकाए हुए था, लेकिन उसके चेहरे पर तनाव की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। बगल वाली सीट पर बैठा रोहित बार बार अपने फोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ कर रहा था। जहां सिग्नल की जगह नो सर्विस लिखा हुआ चमक रहा था। वह चमक जैसे उन्हें बार बार याद दिला रही थी कि वे इस दुनिया से कट चुके हैं। यार मानव, गाड़ी रोक मत देना बस। ये रास्ता मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। रोहित ने बाहर घने पेड़ों की तरफ देखते हुए कहा। खिड़की के पार इतना घना स्याह अंधेरा था कि कार की पीली हेडलाइट्स भी रास्ता दिखाने के बजाय उस अंधेरे को और गहरा और खौफनाक बना रही थी। गूगल मैप्स ने इसी रास्ते को हाईवे से जुड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता दिखाया था। रोहित, बस थोड़ी देर और कोई न कोई ढाबा या पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। मानव ने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसकी उंगलियां बार बार स्टीयरिंग व्हील पर फिसल रही थीं। पीछे की सीट से कबीर की करवट बदलने की आवाज आई। उसने अपनी जैकेट को थोड़ा और ऊपर खींचा और नींद में बड़बड़ाया, तुम दोनों थोड़ा धीरे बात नहीं करते? सोने दो यार। तभी कार के डैशबोर्ड पर बने डिजिटल डिस्प्ले की लाइट अचानक अजीब तरह से झपझप आई। गाड़ी के स्टीरियो सिस्टम पर चल रहा धीमा संगीत एक तीखी अजीब सी सरसराहट के साथ अचानक बंद हो गया। केबिन में एक ऐसा सन्नाटा पसर गया जो कानों को चुभने लगा था। उस गहरे सन्नाटे में अब सिर्फ कार के इंजन की आवाज गूंज रही थी, जो अचानक भारी और धीमी होने लगी थी, मानो कोई अदृश्य ताकत गाड़ी को पीछे से खींच रही हो। ये क्या हुआ? रोहित ने घबराकर स्टीरियो के बटन को पागलों की तरह दबाते हुए पूछा। पता नहीं, शायद कोई वायर ढीला होगा, मानव ने कहा। लेकिन उसका पूरा ध्यान अचानक ठंडी हो रही हवा पर गया। कार का एसी पूरी तरह बंद था, फिर भी गाड़ी के अंदर का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि उन तीनों की सांसें सफेद भाप बनकर हवा में तैरने लगी। अचानक हेडलाइट की रोशनी के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक साया दिखाई दिया। मानव, गाड़ी रोक! रोहित पूरी ताकत से चीखा। मानव ने बिना एक पल भी सोचे पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायरों के सड़क पर घिसटने की एक तीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। कार एक झटके के साथ बाईं तरफ मुड़ी और सड़क किनारे के बड़े पत्थरों से टकराते टकराते बची। कबीर उस झटके से सीधा आगे की दोनों सीटों के बीच आ गिरा। क्या बकवास है यार, मार डालोगे क्या? कबीर ने अपना कंधा पकड़ते हुए गुस्से में कहा। लेकिन न तो मानव ने उसकी बात सुनी और न ही रोहित ने। दोनों की आंखें विंडशील्ड के पार सामने के अंधेरे में टिकी हुई थीं। कार के ठीक सामने लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद रंग का एक साधारण सा सूट पहन रखा था। हवा के तेज ठंडे झोंकों में उसके लंबे बिखरे हुए बाल उड़ रहे थे। वह बिना हिले डुले साक्षात एक बुद्ध की तरह सीधे कार की तरफ। कौन है यह इस वक्त इस भयानक जंगल में? रोहित ने बेहद धीमी आवाज में पूछा। उसका हाथ डर के मारे अपने आप दरवाजे के लॉक बटन पर चला गया। उसने तुरंत गाड़ी के सारे दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए। कोई लूटने वाला गैंग हो सकता है, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसका गुस्सा अब पूरी तरह गायब हो चुका था और उसकी जगह जिस्म को कंपा देने वाले डर ने ले ली थी। मानव, गाड़ी पीछे ले। कोई अकेला इंसान इस जंगल में इस वक्त खड़ा नहीं रह सकता। पीछे झाड़ियों में इनके और लोग छिपे होंगे। गाड़ी घुमा मानव। लेकिन मानव का पैर क्लच और ब्रेक पर जम चुका था। वह खिड़की के शीशे से बाहर सिर्फ उस लड़की को देख रहा था। उस लड़की के चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी, कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और पूरी तरह से शांत थीं। उस शांत चेहरे में
एक ऐसा रहस्यमयी खिंचाव था जिसने मानव के दिमाग को अपनी ओर बांध लिया था। वो जख्मी लग रही है, मानव ने बुदबुदाया। पागल है क्या? गाड़ी के अंदर आ। रोहित ने चिल्लाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मानव जैसे किसी दूसरे ही सम्मोहन में खोया हुआ था। उसने लॉक खोला और कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही रात की बर्फीली हवा सीधे उसके चेहरे से टकराई। जंगल इस वक्त अजीब तरह से शांत था। न किसी कीड़े की आवाज आ रही थी, न ही पत्तों के सरसराने की, मानो पूरा जंगल मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। सुनिए, आप ठीक हैं? आपकी कोई गाड़ी खराब हुई है? मानव ने धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए पूछा। वह सचेत था। उसकी नजरें बार बार सड़क के दोनों तरफ की घनी झाड़ियों पर भी जा रही थीं। लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मानव अब उसके बेहद करीब पहुंच चुका था। जैसे ही उसने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी उंगलियां लड़की की कलाई से छू गईं। वह स्पर्श वह स्पर्श इतना ठंडा था कि मानव का पूरा वजूद भीतर तक कांप गया। ऐसा लगा जैसे उसने बर्फ की किसी सिली को छू लिया हो। उसमें कोई गर्माहट नहीं थी, कोई धड़कन महसूस नहीं हो रही थी। उसी वक्त हेडलाइट की सीधी रोशनी लड़की के चेहरे से थोड़ा नीचे उसके गले पर पड़ी। वहां का नजारा देखकर मानव के होश उड़ गए। वहां की चमड़ी पूरी तरह फटी हुई थी। एक गहरा, डरावना और खौफनाक जख्म उसके पूरे गले को घेरे हुए था, जैसे किसी बहुत तेज धार वाले हथियार से बेरहमी से उसे काटा गया हो। घाव पुराना और सूख चुका था, लेकिन उसका रंग गहरा नीला। मानव के कदम अपने आप पीछे खींचने लगे। उसका गला पूरी तरह सूख गया। उसने थरथराते होठों से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की के सूखे बेजान होंठ बहुत धीरे से हिले। उसकी आवाज कार के इंजन के शोर के बीच से नहीं आई, बल्कि सीधे मानव के कानों के पास बहती हुई ठंडी हवा से आती महसूस हुई। आन्या। ठीक उसी पल कार की दोनों हेडलाइट्स एक तेज धमाके की आवाज के साथ बुझ गईं। चारों तरफ एक ऐसा गहरा, अभेद्य अंधेरा छा गया जिसमें खुद का हाथ देखना भी नामुमकिन था। मानव, कहाँ है तू? मानव, कार के भीतर से रोहित और कबीर के पागलों की तरह चिल्लाने की आवाज आई। वे दोनों घबराकर कार के डैशबोर्ड को पीट रहे थे। रोहित, फोर लाइट जलाओ, जल्दी! मानव ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा। उस घने अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि उसके ठीक सामने खड़ी उस चीज ने एक ठंडी सांस ली है, जो सीधे मानव के चेहरे पर आकर लगी। रोहित ने कांपते हाथों से अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन किया और उसे विंडशील्ड के पार चमकाया। सफेद रोशनी सीधे उस जगह पड़ी जहां मानव खड़ा था, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। मानव अकेला खड़ा था। आन्या पलक झपकते ही गायब हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ खाली सड़क और ऊंचे, डरावने पेड़ थे। अंदर आ, मानव, जल्दी अंदर आ! कबीर ने कार का दरवाजा अंदर से ढकेल कर खोला। मानव भागकर कार के अंदर घुसा और तेजी से दरवाजा बंद कर लॉक दबा दिया। उसके फेफड़े तेजी से फूल पिचक रहे थे, मानो वो अभी फट जाएंगे। उसने तुरंत चाबी घुमाई। इंजन एक भारी आवाज के साथ स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स दो। लेकिन जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, तीनों के हलक में सांसें अटक गई। सामने वाले कांच पर बाहर की तरफ जमी धूल और ओस के बीच उंगलियों से रगड़कर कुछ लिखा गया था। गाड़ी के भीतर की लाल केबिन लाइट की परछाई जब उन अक्षरों पर पड़ी तो वे खून की तरह लाल चमक उठे। कल रात फिर मिलेंगे। रोहित और कबीर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खौफ की सीमा इस कदर पार हो चुकी थी कि उनका दिमाग उस भयानक डर को संभाल नहीं पाया। कबीर का सिर पीछे की सीट पर लुढ़क गया और रोहित भी बेहोश होकर अपनी सीट पर एक तरफ गिर पड़ा। कार के भीतर अब केवल मानव की भारी और कांपती सांसों की आवाज आ रही थी। उसकी नजरें कांच पर लिखे उन खौफनाक शब्दों पर टिकी थीं। घबराहट और मौत के उस बवंडर के बीच भी उसके दिमाग की गहराइयों में
आन्या नाम बार बार गूंज रहा था। कार के भीतर पसरा सन्नाटा अब जानलेवा हो चुका था। गाड़ी की मोटर की हल्की आवाज के अलावा वहां सिर्फ साय साय करती हवा का शोर था। रोहित और कबीर पिछली सीट पर बेसुध पड़े थे, जैसे उनके शरीर में मानव की आंखें सामने विंडशील्ड पर टिक गई थीं। वहां धूल और ओस के बीच उंगली से लिखे हुए शब्द साफ दिखाई दे रहे थे। कल रात फिर मिलेंगे। उन शब्दों को देखकर मानव के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर बुरी तरह कांप रहे थे। उसने अपनी कांपती उंगलियों को बढ़ाया और वाइपर का स्विच दबा दिया। पानी की तेज बौछार के साथ वाइपर ने 2 बार कांच को साफ किया और वे खौफनाक लेकिन मानव के दिमाग पर छपे हुए शब्द इतनी आसानी से मिटने वाले नहीं थे। उसका दम घुटने लगा था। उसने एक पल भी गंवाए बिना क्लच दबाया, कार को गियर में डाला और पूरी रफ्तार से उस सुनसान और खौफनाक रास्ते को पीछे छोड़ते हुए बाकी का सफर कैसे कटा, मानव को खुद भी ठीक से याद नहीं था। उसका पूरा ध्यान बस एक्सीलेटर दबाने और उस जगह से दूर भागने पर था। रात का वह डरावना अंधेरा धीरे धीरे छटने लगा था। सुबह की पहली किरण जब आसमान में फैली, तब जाकर मानव के थके हुए चेहरे पर थोड़ी राहत दिखी। दूर क्षितिज पर नए शहर की ऊंची ऊंची इमारतें धुंधली सी दिखाई देने लगी थीं। सुबह के करीब 8 बज चुके थे। सूरज की सुनहरी धूप नए शहर की तंग और चौड़ी गलियों को रोशन कर रही थी। शहर के एक शांत रिहायशी इलाके में आकर मानव ने कार की रफ्तार धीमी की। आखिरकार कार एक सुंदर 2 मंजिला किराए के घर के सामने जाकर रुकी। इस घर को इन तीनों ने कॉलेज की पढ़ाई और अपनी नई नौकरियों के सिलसिले में पहले से ही बुक कर रखा था। घर सचमुच बहुत सुंदर और हवादार था, लेकिन कार से उतरते वक्त रोहित और कबीर के चेहरों पर कोई उत्साह नहीं था। रात के उस खौफनाक हादसे के बाद जब उन दोनों को होश आया था, तब से वे पूरी तरह चुप थे। उनके चेहरे पर तीनों ने मिलकर जैसे तैसे अपना सामान उठाया और घर के अंदर दाखिल हुए। सामान को हॉल में रखते ही रोहित बिना सोचे समझे सीधे एक सोफे पर ढह गया। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने अपने घुटनों को छाती से सटा लिया और डरी हुई आंखों से मानव को देखने लगा। मानव, हम यहां नहीं रह सकते। रोहित की आवाज में घबराहट और कंपी साफ महसूस हो रही थी। उसने सूखे होठों पर जीभ फिराई और आगे कहा, तूने खुद देखा ना कल रात क्या हुआ था। वह वह कोई इंसान नहीं थी मानव। और उसने कार के कांच पर जो लिखा, मुझे इस शहर में एक पल भी नहीं रुकना है। हमें अभी के अभी वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। कबीर, जो अब तक चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा था, उसने भी थरथराती आवाज में रोहित की बात का समर्थन किया। हाँ मानव, रोहित बिल्कुल सही कह रहा है। इस नए शहर में कदम रखने से पहले ही जो हमारे साथ हुआ है, वह कोई मामूली वह लड़की, उसका वह बर्फ जैसा ठंडा हाथ, वह कोई भटकती हुई बुरी आत्मा थी। हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मानव उनकी बातें सुनकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। वह बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों और लोगों की चहल पहल को देख रहा था, लेकिन उसका ध्यान वहां नहीं था। उसके दिमाग में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ वह डरावना और रूह कपा देने वाला मंजर था और दूसरी तरफ आन्या का वह मासूम, बेहद खूबसूरत चेहरा था। उसकी वे बड़ी बड़ी उदास आंखें, जो डरावनी होने के बावजूद न जाने क्यों मानव के दिल को अंदर तक छू गई थीं। मानव ने एक गहरी सांस ली। उसने खुद को संभाला, पीछे मुड़ा और चेहरे पर एक झूठी मुस्कान लाते हुए दोनों के पास आया। उसने उनके डर को कम करने की कोशिश की। तुम दोनों जरूरत से ज्यादा डर रहे हो और सोच सोचकर परेशान हो रहे हो, मानव ने बेहद शांत और धीमी आवाज में कहा, जैसे वह उन्हें नहीं बल्कि अपने ही डरते हुए मन को समझाने की कोशिश कर रहा हो। हम कल सुबह से बिना सोए लगातार सफर कर रहे थे। उस घने जंगल और डरावने अंधेरे में हमारा दिमाग पूरी तरह थक चुका था। जब अचानक हमारी कार के सामने कोई आया
तो डर के मारे हम सबको एक जैसा वहम हो गया। वहम? मानव, तुम पागल हो गए हो क्या? वह कोई वहम नहीं था। रोहित अचानक चिल्ला पड़ा। उसकी आंखों में साफ गुस्सा और खौफ था। रोहित, मेरी बात तो सुनो। मानव ने आगे बढ़कर उसके कांपते हुए कंधे पर अपना हाथ रखा। हो सकता है वहां कोई लड़की सच में रास्ता भटक गई हो और हमसे मदद मांग रही हो। रही बात कांच पर लिखे शब्दों की, तो वह शायद हमारी कार पर जमी धूल और ओस की वजह से बनी कोई टेढ़ी मेढ़ी आकृति रही होगी, जिसे हमारे डरे हुए दिमाग ने एक खौफनाक संदेश समझ लिया। हम इतनी दूर अपने करियर को बनाने आए हैं यार, सिर्फ एक बुरे सपने की वजह से अपने कदम पीछे। मानव के इस तरह समझाने और तर्कों के आगे रोहित और कबीर धीरे धीरे शांत तो हो गए, लेकिन उनके चेहरों को देखकर साफ लग रहा था कि उनके दिलों के अंदर का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वे बिना कुछ बोले चुपचाप नहाने और आराम करने के लिए अपने अपने कमरों की तरफ। धीरे धीरे दोपहर ढल चुकी थी। पूरा घर बिल्कुल शांत था, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। मानव अपने कमरे के बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बस छत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसने अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाया और यह वही उंगलियां थीं जिससे उसने आन्या की कलाई को छुआ था। वह बर्फ जैसी सिहरन पैदा करने वाली ठंडक अब भी उसे अपनी उंगलियों की पोरों पर महसूस हो रही थी। जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करता, उसे सिर्फ और सिर्फ आन्या का वह चेहरा दिखाई देने लगता। उसकी वे बड़ी बड़ी, खामोश और उदास आंखें, जैसे मानव से कुछ कहना चाहती थीं, कोई राज खोलना चाहती थीं। उस लड़की का चेहरा मानव के दिमाग में इस कदर घर कर चुका था कि वह चाहकर भी उसे अपने ध्यान से हटा नहीं पा रहा था। अब उसके मन में डर की जगह एक अजीब सी बेचैनी और उत्सुकता ने ले ली थी। दिन बीत रहा था और शहर पर धीरे धीरे शाम का धुंधला साया मंडराने लगा था। कमरे में अंधेरा बढ़ने लगा था और मानव को बिस्तर पर लेटे लेटे साफ महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य अनजानी ताकत अपनी तरफ खींच रही है। शाम ढलते ही शहर पर अंधेरे की चादर पूरी तरह बिछ चुकी थी। कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए मानव के भीतर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वह अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ता और फिर खिड़की के ठंडे शीशे पर पीछे कमरे में रोहित और कबीर अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरों पर अब भी एक अजीब सा खिंचाव था। शायद वे नींद में भी रात की उस भयानक थकान और खौफ को भुलाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। लेकिन मानव के दिल और दिमाग में एक अजीब सी हलचल मची थी। रह रहकर उसकी आंखों के सामने वही धुंधला सा चेहरा आ जाता था। एक अजीब अदृश्य खिंचाव उसे उस चार दीवारी के अंदर रुकने ही नहीं दे रहा था। आखिरकार उसने एक गहरी सांस ली, कुर्सी पर टंगी अपनी जैकेट उठाई और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने बहुत धीरे से कुंडी खोली और बिना किसी को जगाए चुपचाप घर से बाहर निकल आया। रात के करीब 10 बज रहे थे। नए शहर की ये सड़कें बिल्कुल अजनबी और खामोश थीं। मानव के पास जाने के लिए कोई तय जगह नहीं थी, लेकिन वह बिना किसी मंजिल के बस आगे बढ़ता चला गया। ठंडी हवा के तेज झोंके जब उसके चेहरे से टकराए, तो उसकी उलझन थोड़ी कम हुई और दिमाग कुछ चलते चलते वह मुख्य सड़क से काफी दूर निकल आया और एक संकरी सुनसान गली में मुड़ गया। वहां की स्ट्रीट लाइटें काफी मध्यम थीं, जो रह रहकर टिमटिमा रही थीं। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, जहां सिर्फ उसके अपने जूतों की आवाज गूंज रही थी। तभी उस गली के मोड़ पर मानो के कदम अचानक ठिठक गए। सामने एक छोटा पुराने ढंग का कैफे था। उसकी लकड़ी की दीवारों पर पीली रोशनी बिखरी हुई थी, जो उसे इस आधुनिक दुनिया से अलग किसी 80 के दशक की रोमांटिक जगह जैसा रूप दे रही थी। कैफे के दरवाजे पर एक छोटा सा लकड़ी का बोर्ड लटका था, जिस पर खूबसूरत अक्षरों में लिखा था, द विंटेज कॉर्नर। न जाने क्यों
उस जगह को देखते ही मानव के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे कोई अनदेखी डोर उसे अंदर खींच रही हो। उसने आगे बढ़कर कांच का भारी दरवाजा धीरे से धकेला। दरवाजा खुलते ही उसके ऊपर बंधी छोटी सी पीतल की घंटी मधुर आवाज। कैफे के अंदर कदम रखते ही एक बेहद सुकून देने वाला एहसास हुआ। बैकग्राउंड में बहुत हल्की धुन में कोई पुराना वायलिन बज रहा था और हवा में कॉफी की सौंधी ताजी खुशबू घुली हुई थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने खूबसूरत कैफे में कोई दूसरा ग्राहक मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि सामने काउंटर पर भी सन्नाटा था। मानव ने अचरज से चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वह सोच ही रहा था कि यहाँ कोई है भी या नहीं। तभी कोने की एक टेबल पर जाकर उसकी नजर ठहर गई। नजर पड़ते ही मानव के दिल की धड़कन ने जैसे एक पल के लिए रुककर दोबारा दोगुनी रफ्तार पकड़ ली। उसकी आंखें फटी की फटी रहीं। वहां वही लड़की बैठी थी, आन्या। लेकिन इस बार वह वैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी जैसी कल रात उस खौफनाक अंधेरे जंगल में दिखाई दी थी। आज उसने एक खूबसूरत आसमानी रंग का कुर्ता पहना हुआ था। उसके काले घने बाल पीछे बहुत सलीके से बंधे थे। वह पूरी तरह शांत होकर टेबल पर रखी एक पुरानी किताब के पन्ने पलटने में मसरूफ थी। ऊपर से आ रही पीली रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो वह किसी परियों की कहानी के किरदार जैसी दमक रही थी। सबसे ज्यादा राहत की बात यह थी कि इस साफ रोशनी में उसके गले पर वह डरावना गहरा जख्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल एक आम, जिंदा और बेहद खूबसूरत लड़की लग रही थी। मानव के पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने एक लंबी सांस खींचकर अपनी घबराहट को काबू किया, थोड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चलकर उसकी टेबल के पास पहुंच गया। आन्या? मानव के मुंह से यह नाम बहुत धीरे से निकला। उसकी आवाज में अविश्वास और हैरानी साफ झलक रही थी। लड़की ने पलकें उठाई और धीरे से अपना सिर ऊपर किया। मानव को सामने खड़ा देखकर उसके होठों पर एक बेहद प्यारी और सजीली मुस्कान तैर गई। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह पहले से ही उसी का इंतजार कर रही हो। उसने बहुत शालीनता से सामने रखी खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए ना, मानव। उसकी आवाज में कल रात वाली वो अजीब सी गूंज बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक खनकती हुई मिठास थी जो कानों में मिश्री जैसी घुल रही थी। मानव का दिल तेजी से धड़का। वह हैरान होकर बोला, तुम्हें तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आन्या ने अपनी पलकें झुका ली और थोड़ा शर्माते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, कल रात जब आपके दोस्त डरकर चिल्ला रहे थे तब मैंने आपका नाम सुन लिया था। उसका यह सादगी भरा अंदाज देखकर मानव का डर आधा तो वहीं खत्म हो गया। वह धीरे से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। हालांकि उसके दिमाग में कल रात को लेकर हजार सवाल तैर रहे थे। वह पूछना चाहता था कि वह उस सुनसान जंगल में कैसे आई, अचानक गायब कैसे हो गई, और वह गले का जख्म। लेकिन आन्या के ठीक सामने बैठते ही उसकी उन गहरी, शांत और जादुई आंखों में देखते ही मानव जैसे अपने सारे सवाल, सारा खौफ और पूरी दुनिया को भूल गया। मानव ने उसके चेहरे को एकटक निहारते हुए बहुत धीरे से कहा, कल रात जो कुछ भी हुआ मुझे सच में लगा कि मैं कोई बहुत बुरा सपना देख रहा था। मैं काफी डर गया था। आन्या ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बात को टालते हुए बोली, कभी कभी कुछ बातें जैसी दिखाई देती है, असल में वैसी होती नहीं है। कल रात मैं बस जंगल में अपना रास्ता भूल गई थी और बहुत परेशान थी, इसलिए शायद आपको कोई गलत फहमी हुई। यह कहते हुए उसने टेबल पर रखे कॉफी के दो बड़े मग की तरफ इशारा किया। मानव ने चौंक कर देखा। वहां सच में कॉफी के दो गरम मग रखे थे जिनमें से भाप निकल रही थी। उसने आसपास देखा, लेकिन पूरे कैफे में कोई वेटर नजर नहीं आया। मानव ने मन ही मन सोचा कि शायद जब वह आन्या को देखने में खोया हुआ था तब वेटर चुपचाप कॉफी रखकर चला गया होगा।
और उसका ध्यान। इसके बाद दोनों के बीच बातों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक एक पल इतनी तेजी से गुजर रहा था जैसे वक्त को पंख लग गए हों। आन्या ने बहुत सलीके से बात करते हुए बताया कि उसे पुरानी किताबें पढ़ना, तसल्ली से शायरी सुनना और उस शांत कैफे में वक्त बिताना बेहद पसंद है। वह कह रही थी कि आज की भागदौड़ वाली दुनिया उसे थोड़ी अजीब लगती है। उसकी बातें इतनी सुलझी हुई और उसके विचार इतने संस्कारी थे कि मानव मंत्रमुग्ध होकर बस उसे सुनता रहा। उसका बात करने का लहजा, हंसते वक्त गालों पर पड़ने वाले गड्ढे और उसकी सादगी पर मानव अपना दिल हारने लगा। बात करते करते घड़ी में कब रात के 2 बज गए, मानव को इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। आन्या की वो खनकती हुई हंसी, उसकी मासूमियत और उसकी बातें मानव के दिल के उस सूने कोने में धीरे धीरे उतर रही थी जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कल रात का जो खौफ उसके अंदर बैठा था वह अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। मानव सब कुछ भूलकर आन्या के प्यार के इस गहरे और शांत समंदर में डूबता चला जा रहा था। उस विंटेज कैफे की पहली मुलाकात के बाद से मानव की जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। दिन के उजाले में वह खुद को कॉलेज की भारी भरकम किताबों और ऑफिस के ढेरों कामों में व्यस्त रखने की हर मुमकिन कोशिश करता, लेकिन उसका दिल और दिमाग चौबीसों घंटे सिर्फ रात के उस सन्नाटे और उस साये के इंतजार में तड़पता रहा। सूरज ढलने से पहले की दुनिया उसे बिल्कुल बेगानी लगती थी। दिन के वक्त उसके दोस्त रोहित और कबीर अक्सर कमरे पर बैठकर इस नए शहर की अजीब बातें करते, मकान मालिक के सख्त और अड़ियल स्वभाव का जिक्र करते या अपनी नई नौकरियों की जद्दोजहद पर चर्चा करते। लेकिन मानव बस उनकी बातों में बिना मन के हूं हां करके अपनी ही एक अलग ख्याली दुनिया में खोया रहता। उसके दोस्तों को बस यही लग रहा था कि मानव शायद अभी इस नए शहर के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहा है, पर वे इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनका यह दोस्त हर रात चुपके से, जब पूरी दुनिया सो जाती थी, तब उसी सुनसान गली के कैफे या शहर की उस पुरानी एकांत लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता था। अब यह उनकी जिंदगी का एक तय रोज का सिलसिला बन चुका था। रात के घने सन्नाटे में जब पूरी कायनात नींद की आगोश में सो जाती, तब जाकर मानव और आन्या की एक जादुई दुनिया आबाद होती थी। कभी वे उसी द विंटेज कॉर्नर कैफे के धुंधले कोने में बैठकर कॉफी की गर्म चुस्कियों के साथ घंटों वक्त बिताते, तो कभी शहर के एक वीरान हिस्से में स्थित पुरानी म्यूनिसिपल लाइब्रेरी के पिछले गलियारे में मिलते, जहां रात के वक्त आन्या के साथ बिताया हर एक पल, उसकी नजदीकी का एहसास मानव को किसी हसीन और मखमली ख्वाब जैसा लगता था। आन्या बेहद शर्मीली, संजीदा और सलीकेदार लड़की थी। उसकी बातचीत का धीमा ढंग, उसके पहने हुए पुराने सलीके के कपड़े और उसकी पसंद, सब कुछ आज के इस आधुनिक जमाने की लड़कियों से बिल्कुल जुदा था। उसे हाथ से लिखे हुए जज्बाती खत बेहद पसंद थे। वह अक्सर पुरानी भूली बिसरी गजलों को मध्यम सुरों में गुनगुनाती थी और जब भी मानव उसकी तरफ थोड़ा झुककर बात करता तो वह लाज से अपनी लंबी पलकें झुका लेती थी। वह आज की इस शोर शराबे से भरी दुनिया से कोसों दूर किसी गुजरे हुए सुनहरे जमाने की कोई खूबसूरत और पवित्र दास्तान जैसी लगती थी। ऐसी ही एक रात लाइब्रेरी के उस पिछले हिस्से में लगी मध्यम पीली रोशनी के नीचे वे दोनों बैठे थे। बाहर खिड़की के पार रिमझिम बारिश हो रही थी, जिससे पत्तों पर पानी गिरने की एक सोंधी सी आवाज आ रही थी। मानव अपनी किताब बंद करके आन्या के मासूम चेहरे को एकटक निहार रहा था। आन्या, एक बात पूछूं? मानव ने उसकी झील जैसी गहरी आंखों में झांकते हुए बेहद धीमे स्वर में कहा। पूछिए ना। आन्या ने अपनी किताब से धीरे से नजरें हटाईं और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। हम जब भी मिलते हैं, सिर्फ रात के इस घने सन्नाटे में ही क्यों मिलते हैं? इस नए शहर में इतनी खूबसूरत और रौनक वाली जगहें हैं। मैं तुम्हें दिन के उजले उजाले में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ गुनगुनी धूप में रास्तों पर घूमना चाहता हूँ।
क्या हम कल दोपहर को कहीं बाहर मिल सकते हैं? मानव की आवाज में एक गहरी तड़प और चाहत थी। ये सुनते ही आन्या के चेहरे पर खिंची वह मासूम मुस्कान जैसे एक झटके में ओझल हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी अनजानी घबराहट और गहरी उदासी तैर गई। उसने मेज के नीचे अपनी उंगलियों को आपस में कसकर भींच लिया और मानव से अपनी नजरें चुराते हुए बेहद धीमी, कांपती आवाज में कहा, नहीं मानव, दिन में मिलना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्यों आन्या? ऐसी भी क्या मजबूरी है? मानव ने बेचैन होकर टेबल पर आगे बढ़कर उसका हाथ थामने की कोशिश की, पर आन्या ने बड़ी नजाकत और फुर्ती से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वे पापा, वे बहुत रूढ़िवादी और बेहद सख्त स्वभाव के हैं। आन्या ने एक गहरा बहाना बनाते हुए अपनी थरथराती आवाज को काबू में कर कहा, वे मुझे दिन के वक्त घर से बाहर एक कदम भी नहीं रखने देते। घर पर उनका पहरा बहुत कड़ा होता है। मैं सिर्फ रात के वक्त, जब वे गहरी नींद में सो जाते हैं, तभी कुछ देर के लिए बड़ी मुश्किल से घर से बाहर आ पाती हूँ। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ तो वे मुझे इस शहर से बहुत दूर भेज देंगे और शायद मैं फिर कभी आपसे ना मिल पाऊं। ये कहते कहते उसकी आंखों के कोरों में आए हल्के से आंसू देखकर मानव का दिल बुरी तरह पिघल गया। उसने तुरंत अंदर ही अंदर खुद को कोसा कि उसने आन्या को इस कदर परेशान क्यों किया। शशश, ठीक है आन्या, रो मत, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कभी दिन में मिलने की जिद नहीं करूंगा। मानव ने उसे दिलासा देते हुए बेहद नरमी से कहा, मेरे लिए ये रात का सन्नाटा ही काफी है, अगर इस सन्नाटे में तुम मेरे साथ हो। आन्या ने अपनी भीगी हुई उदास आंखों से मानव को देखा और एक बार फिर धीरे से मुस्कुरा दी। प्यार के दरिया में पूरी तरह डूब चुके मानव ने उसकी बात पर आंखें मूंद कर पूरा भरोसा कर लिया था। उसका मासूम दिल आन्या के इस बुने हुए बहाने के पीछे छुपे उस भयानक और कड़वे सच को देख ही नहीं पा रहा था कि कोई भी सख्त और रूढ़िवादी पिता अपनी जवान बेटी को आधी रात के बाद अकेले इस तरह बाहर सुनसान सड़कों पर घूमने की इजाजत। इस तरह दोनों की ये खामोश, अधूरी और रहस्यमयी मुलाकातें बदस्तूर चलती रहीं। हर गुजरती रात का घना अंधेरा उनके प्यार को और गहरा और अटूट कर रहा था। अगर आपको प्यार की परछाई की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और गुगु एफएम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर नई रहस्यमयी, रोमांटिक और डरावनी कहानी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए रहस्य के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपका सपोर्ट हमें अगली कहानी के लिए मोटिवेट करता है।